बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेक्चर 15 के साथ आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मोहसिन। आज हम मैनेजिंग टेलीकम्युनिकेशंस पे बात करेंगे। सो डिजिटल कन्वर्जेंस हैज़ बिकम अ रियलिटी नाउ। Almost all the things which were in analog are now converging into digital. So digital conversion is the intertwining of various forms of media, voice, data, video. So ये तमाम जो फॉर्म ऑफ डाटा थी पहले, ये तकरीबन ख़ास तौर पे वॉइस और वीडियो वगैरह ये सब एनालॉग में होता था, इसकी डिजिटाइज्ड फॉर्म बनने लगी है। Convergence is now occurring because IP has become the network protocol of choice। और कन्वर्जन इसलिए भी हो रही थी कि IP जब से इंटरनेट प्रोटोकॉल जब नेटवर्क प्रोटोकॉल ऑफ चॉइस बन गया तो फिर कन्वर्जेंस की तरफ और ज़्यादा लोगों को जाना पड़ा। When all forms of media can be digitized, put into packets and sent over an IP network, they can be managed and manipulated digitally and integrated in highly imaginative ways। जब तमाम फॉर्म ऑफ मीडिया जो था वो डिजिटाइज हो गया और वो फिर पैकेट की सूरत में इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर भेजा जाने लगा, उनकी मैनेजमेंट, उनकी मैनिपुलेशन और उनकी इंटीग्रेशन जो है वो इतनी इमेजिनेटिव वेज में होने लगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब एनालॉग ट्रांसफ़र होता था तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर वॉइस जा रही है या इवन वीडियो जा रही है तो वो इन ऑर्डर आना चाहिए था। पैकेट स्विचिंग ने ये कर दिया कि आपको ऑर्डर आए या ना आए, क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन है, वीडियो फाइल है, उसके लेट सपोज कि 10,000 पैकेट्स बन गए तो हर पैकेट का नंबर लगा दिया गया है। अब वो नंबर लगाने से ये एडवांटेज हो रहा है कि पैकेट किसी भी ऑर्डर में जाए, जब हम जहाँ पे रिसीव होना है, क्योंकि एक ही जगह रिसीव होना है, जहाँ रिसीव होना है उसने वेट करना है, उसने जब उसके पास सारे ऑर्डर्स में पैकेट हो जाएंगे तब वो उसको कन्वर्जेंस करेगा और वो फिर वीडियो फॉर्म में दोबारा आपके पास वो पूरी फाइल आ जाएगी। इन केस अगर वो पैकेट एक कोई ही कहीं मिस भी हो जाता है तो वो उस पैकेट के लिए रीसेंट का जो है वो ओनर को वो भेजता रहेगा, पिंग करता रहेगा, मांगता रहेगा नेटवर्क खुद, और जब तक वो फाइल किसी और चैनल और कहीं और किसी और रास्ते से उस तक पहुंच नहीं जाएगा वो वाला पैकेट, वो उसको तंग करता रहेगा। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज कि जो इमेजिनेटिव वे में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसी तरह मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इवन अगर कोई पैकेट मिस भी हो गया और वो फाइल पूरी कन्वर्ट हो सकती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक ग्लिच आनी होगी वो आ जाएगी। सो थिंग्स कुड बी डन इन रियली imaginative way. So IP telephony and video telephony have been the last frontiers of convergence and now they are a reality. So जब तक IP टेलीफोन नहीं आए थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड टेलीफोन नहीं आए थे, और इसी तरह वीडियो फ़ोन्स नहीं आ गए थे, और वीडियो टेलीफोनी का मतलब सिर्फ फ़ोन्स ही नहीं है, कन्वर्जन यानी आपको वीडियो कॉल्स जब तक आप नहीं कर सकते थे या आप टेलीफोन कॉल्स या वॉइस मैसेजिंग नहीं कर पा रहे थे, तब तक ये पूरी कन्वर्जेंस नहीं हुई थी। लेकिन अब मैसेंजर, स्काइप और इन सारी चीज़ों ने वीडियो कन्वर्जेशन, वॉइस ओवर आईपी, वीडियो ओवर आईपी, सब ने जो है आपको इतनी आसानी पहुंचा दी है। और जिसे कहना चाहिए कन्वर्जेंस की जो लास्ट हिच थी, जो लास्ट की थी, वो भी जब हो गई तो ये रियलिटी बन गया। सो आईपी टेलीफोनी क्या है? द यूज ऑफ इंटरनेट टू ट्रांसमिट वॉइस टू रिप्लेस देयर टेलीफोन सिस्टम। सो आईपी टेलीफोनी मैंने यही कहा था ना कि इट्स नॉट अबाउट आईपी टेलीफोन, ऑल्दो आईपी टेलीफोन साइट्स भी आए बट वो इतने कॉमन और इतने पॉपुलर नहीं हुए। बट द एक्चुअल पॉइंट इज कि ये जो है आप अपनी वॉइस ट्रांसमिट करें इंटरनेट के ऊपर, जिसको हम VoIP कहते हैं या वॉइस ओवर IP ज़्यादातर कहा जाता है। सो फ्यू कंपनीज हैव गिवन अप देयर टेलीफोन नेटवर्क्स फॉर अ
VoIP network, but as the cost differential continues, more will switch. तो ख़ास तौर पे जो छोटी छोटी कंपनीज थी टेलीफोनी की, जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन अमेरिका में वो उन्होंने बनाई हुई थी अपनी छोटी छोटी कंपनीज, उनके लिए जो है छोटी कंपनीज के लिए अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो गई और वो उन्होंने वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क के वजह से अपनी जो टेलीफोन नेटवर्क्स था उसको अबंडन कर दिया. It became hot in 2004. Previously the voice quality wasn't there. So ये जो कन्वर्जेंस थी खासतौर पे वॉइस ओवर आईपी की, ये 2004 से इसने पीक पकड़ा. Can be managed electronically from examples one's PC, possibility of ad hoc conferencing as well. So अब ये वॉइस ओवर आईपी जो था या आईपी टेलीफोनी जो था ये मैनेज हो सकता था इलेक्ट्रॉनिकली और हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह भी कर सकते थे. इनिशियली ये थोड़ा सा मुश्किल था बट इवेंचुअली आजकल जो आप देख रहे हैं दैट इज अ ह्यूज बूम. रादर देन एनालॉग द आईपी फोन जनरेटर्स अ डिजिटल सिग्नल. सो आईपी टेलीफोन जो था या आईपी वॉइस ओवर आईपी जो था वो एनालॉग की जगह डिजिटल सिग्नल देता था. राउट ओवर द लैन होता था लाइक एनी अदर डाटा इन पैकेट्स. तो वो जिस तरह दूसरे डाटा थे उसी तरह ये वॉइस का डाटा भी पैकेट्स में स्विच होके राउट हो जाता था टू अनदर आईपी फोन ऑन द लैन. अब ये किसी आईपी फोन के लिए भी लैन के ऊपर हो सकता था. थ्रू द कंपनीज वेंट टू अ डिस्टेंट आईपी फोन और अनदर ऑफ द कंपनीज लैन. और सिर्फ अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे ही नहीं रहे बल्कि वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए वो किसी भी जगह पे और जा सकता था. और उस कंपनी की अगर किसी कंपनी में गया तो उसके लैन के साथ भी कनेक्ट हो सकता था थ्रू एन आईपी वॉइस गेटवे टू द पीएस चेन टू अ स्टैंडर्ड टेलीफोन. और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के तहत अगर हम वॉइस ओवर आईपी को यूज़ करें तो हम जो पब्लिक स्टैंडर्ड टेलीफोन हैं यानी जो लैंडलाइंस हमारी हैं उनकी तरफ भी हम कन्वर्ट कर सकते थे. सो इस तरीके से हमारी जो आईपी टेलीफोनी थी न सिर्फ ये कि डिजिटल टू डिजिटल हो रही थी बल्कि नॉर्मल टेलीफोन के साथ भी होना शुरू हो गई थी. तो ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो है वो आईपी को कन्वर्ट कर देता था नॉर्मल एनालॉग सिग्नल में ताकि वो जो है आपके नॉर्मल लैंडलाइन पे भी आ सके. सो अगर हम डिजिटल कन्वर्जेंस वाया आईपी अगर देखना चाहें एज अ केस स्टडी हम देखते हैं टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. ये कनाडाज बिजिएस्ट एयरपोर्ट है. उसके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एरिया है टोरंटो ओंटारियो उसमें उसका ये मेजर सिटी है उसका एयरपोर्ट है. नेटवर्क इज कॉमन यूज बिकॉज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय ऑल द एयरपोर्ट टेनेंट्स. अब ऑब्वियसली जो भी एयरपोर्ट पे काम कर रहा है और मौजूद है उसको नेटवर्क तो यूज़ करना है तो वो कॉमन यूज़ की चीज़ थी. ईच टेनेंट हैज़ अ प्राइवेट लैन फॉर इट्स ओन वॉइस डाटा एंड वीडियो एप्लीकेंट्स. अब जो एयरपोर्ट पे टेनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एयरलाइंस कंपनीज हो सकती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग हो सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो वो जितने भी लोग होते हैं उनका अपना लोकल एरिया नेटवर्क भी सेटअप होगा जो भी उन्होंने अपनी वहाँ पे ऑफिस इस्टेब्लिश किए हुए हैं उनके दरमियान भी कोई कनेक्शन होगा. सो वो जाहिर बात है वो अपने वॉइस डाटा और वीडियो एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे और उसके लिए वो अपना वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि इस्तेमाल करते थे जो कि प्राइवेट और सिक्योर होता है येट और कैन बी ऑथराइज एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर वाइड और वायरलेस. और उस जो वीपीएन में ये होता है कि आप दुनिया भर जहां से भी उसको अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं चाहे आप वाइड नेटवर्क पे लगे हुए हैं या वायरलेस के साथ लगे हुए हैं. सो वो वर्चुअल भी है प्राइवेट और सिक्योर भी है बट कैन बी you can be have an authorized access from anywhere. So each gate can be used by any airline. अब होता क्या है
जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं तो पहले ही होता था कि एयरलाइंस को वो गेट अनाउंस कर देते थे कि इस गेट पे ही रहना चाहिए। अब ये होता है कि ऑटोमेटिकली ईच गेट कैन बी यूज्ड बाय एनी एयरलाइन। जितने भी गेट्स हों, जितने भी बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा गेट्स होते हैं। सो बैगेज ट्रैकिंग इंटीग्रेटेड विद पैसेंजर रिकन्सिलिएशन, और बैगेज को भी ट्रैक किया जा सकता है, और अगर पैसेंजर चाहता है कि वो चेक करे कि उसके बैगेज हैं या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है अब इंटरनेट प्रोटोकॉल की वजह से और डिजिटल कन्वर्जेंस की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल हो गई हैं और बहुत आसान भी हो गई हैं। न्यूमरस बेनिफिट्स हैं इसके। रिड्यूस नेटवर्क ऑपरेशन कॉस्ट, अब जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती है। कंसोलिडेटेड नेटवर्क सपोर्ट हो जाती है क्योंकि आपके तमाम जो चीज़ें हैं वो कंसोलिडेट होके एक आईपी प्रोटोकॉल पे आ गई हैं। और टर्मिनल ऑपरेशन एफिशिएंसी आ जाती है क्योंकि हर जो कोई सा भी गेट किसी को भी अनाउंस करके आप चेंज कर सकते हैं। सो जो यूज़ ऑफ द गेट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है, और इसी तरह टर्मिनल ऑपरेशनल में एफिशिएंसी आ गई है। टर्मिनल हर वक्त इन यूज़ रहता है क्योंकि सारे गेट जो हैं वो, जैसे ये गेट की क्लोजिंग होती है कि उसकी पूरी फ्लाइट्स के पैसेंजर्स चले गए और वो क्लोज हो गया, और जहाज़ जैसे ही निकल गया डॉक से और वो रनवे की तरफ जाने लगा तो वो अब आपका गेट ओपन है फॉर अनदर फ्लाइट, फॉर अनदर ऑपरेशन। सो इस तरीके से उसके यूज़ बढ़ गया, और इसी यूज़ ने जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ साथ कैपेसिटी बढ़ा दी। अब कैपेसिटी इसलिए बढ़ गई कि आप उसको गेट को और टर्मिनल को बड़ी फ्रीक्वेंटली रीयूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो भी जब हमने ये सारी चीज़ें अपनी कन्वर्जेंस कर दी हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो अपने पैसेंजर्स को कैसे कैसे बेनिफिट्स दे रही हैं। वो ये बेनिफिट दे रहे हैं कि वो जो है जैसे ही टर्मिनल पे आए उसको अपना गेट फ़ौरन पता चल जाए। एक तो आप सारी, अगर आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो डिजिटल डिस्प्ले पे सब कुछ आ रहा होता है। अगर कोई चेंज आती है, गेट चेंज भी होता है तो भी वो आपके उस पर आ जाता है कि गेट चेंज हो गया। अनाउंसमेंट्स वगैरह तो अपनी जगह वो चल रहा है पूरा सिस्टम, बट यू ऑल्सो नो। फिर आप अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेते जा रहे हैं, और अब ये होता है कि सामान आपकी डेस्टिनेशन से आप लेते हैं, सॉरी ओरिजिन से लेते हैं जहाँ से आप जा रहे हैं, और डेस्टिनेशन पे आप उसको रिसीव करते हैं। इन बिटवीन वो सामान जो है वो ट्रैक होके उस पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, और वो ट्रैक होके आपकी उस फ़्लाइट्स, अगर आपने कनेक्टेड बहुत सारी फ़्लाइट्स भी ली हुई हैं तो वहाँ पे वो पहुँचता रहेगा और इवेंचुअली आप तक पहुँच जाएगा। इसी तरह से बैगेज के अगर वो किसी वजह से आपके जहाज़ में ना चढ़ सके और डिले भी हो जाए तो बैगेज लॉस्ट जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंच जाए, उसका ट्रैकिंग नंबर वगैरह उसका सारा कुछ ऑटोमेटिक डिजिटाइज्ड है, तो वो आपको एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद आपको मिल ज़रूर जाता है। यानी वो हफ्ते विद इन अ वीक वो आपको मिल जाता है, इसलिए कि वो जहाँ पे भी है वो वापस आपकी जो जिस एयरलाइन जो ऑपरेट कर रही है उसके जो मेन सिटी है जहाँ से वो ऑपरेट कर रही है, लेट्स सपोज कि अगर आपकी पीआईए है और पीआईए का जो मेन सेंटर है वो कराची है, तो वो कराची में आ जाएगा, और कराची से फिर जिस जगह जाना है वो कराची से लेट्स सपोज के लंदन जाना था बट वो पहुंच गया है अफ्रीका, तो वो अफ्रीका से वापस कराची आएगा और फिर आपको लंदन आ जाएगा। सो वो जो डिले आएगा वो लेस देन अ वीक होता है जिसमें आपको वो मिल जाता है। सो ये बैगेज ट्रैकिंग जो इंटीग्रेटेड जब हम आईपी के ओवर कर डिजिटल कन्वर्जेंस कर दी है उससे हमें ये फ़ायदा हो गया है। गेट में हमने आपसे पहली बात की कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, टर्मिनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये सब कुछ क्योंकि एक ही नेटवर्क पे अवेलेबल है तो आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली सीट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ जो एयरलाइंस ने दे दी है वो आप ना सिर्फ ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बड़े बड़े कंप्यूटर जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स
बूथ्स लगाए हुए हैं और उन बूथ्स में सिस्टम लगे हुए हैं और आप सिस्टम पे उस वक्त भी अगर आप देखें कि कोई अवेलेबल सीट है तो आप उसको उसी वक्त भी चेंज खुद से भी कर सकते हैं। और इवेंचुअली जो हमारा ओल्ड तरीका है कि हम काउंटर पे जाके तो ये सब कुछ कर सकते हैं। सो एक तरह से कंसोलिडेटेड नेटवर्क सपोर्ट हो गई है। So the battle begins setting up collision among these three massive industries. So जब हमने डिजिटल कन्वर्जेंस की तरफ आए तो तीन जो मासिव इंडस्ट्रीज हैं उनके दरमियान कोलिजन पाथ आ गया। पहली कौन सी थी? जाहिर बात है 1.1 ट्रिलियन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज लेड बाय द यूएस। तो यूएस जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वो 1.1 ट्रिलियन की है। पहली कंपनी वो हो गई। दूसरी कंपनी जो है 225 बिलियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसमें वीडियो फ़ोन भी है, जो आपकी सीडीज हैं, MP3 हैं, टीवीज़ हैं, मतलब बहुत सारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो हम यूज़ करते हैं एवरीडे, वो उसके दरमियान होगी एशियन रूट्स एंड न्यू अग्रेसिव चाइनीज़ कंपनीज। इसमें एशिया थोड़ा सा पहले जापान वगैरह लीड कर रहा था, अब चाइना इसमें लीड कर रहा है। सो ये थी। और फिर तीसरी जो कंपनी थी वो 2.2 ट्रिलियन की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इसमें लीडिंग वायरलेस प्लेयर्स इन यूरोप एंड एशिया, डाटा नेटवर्किंग लीडर्स इन सिलिकॉन वैलीज। सो कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के दरमियान जो है वो कोलिजन भी आ गया और उनके दरमियान फाइट शुरू हो गई टू गेट ये जो डिजिटल कन्वर्जेंस से इसका फ़ायदा उठाने के लिए। द इंटरनेट इन इट्स प्रोटोकॉल्स आर टेकिंग ओवर। जो हमारे इंटरनेट और उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स बन रही हैं जैसे IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें टेकिंग ओवर कर रही हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वी नाउ लुक एट द अंडरलाइनिंग फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेट, द OSI रेफरेंस मॉडल। जो टेलीकम्युनिकेशन को समझने के लिए अब जो अंडरलाइनिंग फ्रेमवर्क था नेटवर्क का और उसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो OSI रेफरेंस मॉडल था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ये क्या है? The worldwide telephone system has been so effective in connecting people because it has been based on common standards worldwide. So जितने भी worldwide telecommunications थी पहले भी, वो सारी जो हैं वो इतनी effective इसीलिए रही कि वो एक common standard को उन्होंने OSI reference model को अपना base बना लिया था और उसकी base पे वो सारे काम कर रहे थे। Today's packet switching networks are also following some standards in most cases. So आज भी जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स हैं वो इसी तरह से कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। टू द अंडरपिनिंग ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इज द OSI रेफरेंस मॉडल। और इन तमाम स्टैंडर्ड को जो बेस है वो सारी OSI रेफरेंस मॉडल को कर रहे हैं। नाउ वी live in an open system world and the most important architecture in the telecom world is the open systems interconnection model. So जो हम ओपन सिस्टम हमने देखा, बात भी की कि कंप्यूटर्स को भी इवेंचुअली और फिर इसी तरह इंटरनेट को भी इवेंचुअली ओपन सिस्टम की तरफ आना पड़ा। सो टेलीकम्युनिकेशन भी जो थी या टेलीकॉम इंडस्ट्री जो थी वो भी इसी तरह ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या OSI मॉडल को फॉलो कर रही थी। सो अगर हम एनालॉजी ऑफ मेलिंग अ लेटर देखें तो वो क्या होगा? कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड टाइप ऑफ डिलीवरी ऑन द एनवलप। अब हमारी जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन थी वो हम लेटर पे लिख देते थे कि हमारा एड्रेस क्या है, फिर हमने ये रजिस्टर्ड मेल करनी है या नॉर्मल मेल करनी है, तो टाइप ऑफ डिलीवरी भी हम बता देते थे। This determines the service provided by the next lower layer and addressing information for a next lower layer. अब उससे ये होता था कि जब वो इससे ये पता चल जाता था कि हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है और किस एड्रेस पे प्रोवाइड करनी है। When a layer receives message from the next higher layer, it performs the requested services and wraps the message in its own layer of control information. अब जब ये आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया तो अब आपके पास क्या होता था कि वो जिस पोस्ट ऑफिस में जब वो चला जाता था तो वो सॉर्ट करके ये देखते थे कि किस लेट सपोज कि कौन
से सिटीज़ की मेल हैं तो वो सिटी वाइज अगर एड्रेस मेलिंग एड्रेस से देके उसको पहले रैप कर देते थे। अब वो सिटी का बंडल जो था उसका बंडल बना देते थे। अब अगर वही लेयर या उससे नीचे लेयर ये डिसाइड करती थी कि सिटी का तो आ गया लेकिन रजिस्टर्ड मेल्स को अलग अलग करें, अनरजिस्टर्ड मेल्स को अलग करें, अर्जेंट को अलग करें, तो वो उस तरीके से उसकी बंडल बना देती थी। सो इट पासेस द बंडल टू द लेयर डायरेक्टली बिलो इट। सो सिटी ने एक बंडल बना दिया, दूसरा जो है उसके सर्विसेज वाइज बंडल बना रहा है। ऑन द रिसीविंग एट अ लेयर रिसीविंग अ बंडल, अब जब ये बंडल वहां से ट्रांसफर हो गया, अब जिसने रिसीव किया ये बंडल फ्रॉम अ लोअर लेयर अनरैप्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कंट्रोल। अब वो जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कंट्रोल को, जो कि हमारी फर्ज करें कि अर्जेंट मेल्स वालों को मिल गए, तो उनको अर्जेंट मेल्स आ गई तो उन्होंने अर्जेंट मेल वाला तो लेयर उड़ा दी। अब उनको नजर आया कि कौन कौन सी सिटीज में जाना है। सो उन्होंने उसको उस सिटी के लिहाज से उसको सॉर्ट करके और उन सिटीज को भिजवा दिया। सो ये तरीका था कि पोस्टल सर्विसेज डिलीवर मेल बैक टू, यानी आप पहले जो है सबसे पहले लेवल पे होता था कि एग्जीक्यूटिव राइट्स लेटर एंड हैंड्स टू सेक्रेटरी, और फिर वो सेक्रेटरी जो है वो मेल बॉक्स में जा रहा है, और अगर मेल बैग में है तो वो मेल बैग में चला गया। जिस तरह से सॉर्ट होना है सिटी वाइज और अर्जेंट डिलीवरी है, वो फिर पोस्टल सर्विस जो है वो मेल बैग टू डेस्टिनेशन करती है। वो जो डेस्टिनेशन में उसको वो अनरैप करते हैं अर्जेंट को, और फिर वो देखते हैं कि किस एरिया में जाना है। लेटर्स आर सॉर्टेड बाय एरिया एंड गिवन टू कैरियर फॉर द डिलीवरी। अब उस जो कैरियर है उसको वो डिलीवरी दे दी गई कि भाई तुम्हारे एरिया का है, तुम फलां ऑफिस के फलां एरिया को देखते हो। लेट सपोज कि तुम इस्लामाबाद के एक सेक्टर को देखते हो, तो वो इस्लामाबाद के उस सेक्टर के पोस्टमैन को उसने हवाले कर दिया। उस पोस्टमैन ने उस ऑफिस में वो लेटर डिलीवर कर दिया, और वो लेटर जाहिर बात है सेक्रेटरी के पास आ गया, और सेक्रेटरी ने वो बॉस को दे दिया और बॉस ने रीड कर लिया। सो ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्मल मेल में भी होती है। इसी तरह घर में भी यही होता है कि आपने लेटर राइट किया, आपने उसमें एड्रेस लिखा, आपने ये लिखा कि अर्जेंट जाना है, वो मेल बॉक्स में डाला, मेल बॉक्स से वो मेल ऑफिस में गया, वो मेल ऑफिस ने उसको सॉर्ट किया अर्जेंट और सिटी वाइज। उस सिटी में जब ट्रांसफ़र हुआ उन्होंने देखा कि अर्जेंट है, उन्होंने जिस एरिया के लिए उस पोस्टमैन को दिया, उस पोस्टमैन ने वो लेटर जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दिया। अर्जेंट है तो उसने आपसे साइन ले लिया और आपने वो लेटर पढ़ लिया। सो ये लेयर्स हैं, इनको अगर हम लेयर वाइज देखें तो ये एक लेयर्स हैं, और ये स्टैंडर्ड लेयर्स हैं जो हमारे यहाँ चलती हैं, नॉर्मल में भी हमें नज़र नहीं आती। सो OSI रेफरेंस मॉडल में इसी तरह से जो लेयर थी, वो एक जो टॉप मोस्ट लेयर थी वो एप्लीकेशन लेयर थी। ये इंटरफेस करती थी टू एप्लीकेशन, और ये प्रोटोकॉल में HTTP और ODA और इंटरनेट की एक्सचेंज और पोस्टस्क्रिप्ट और नेट बायोस वगैरह, ये जो थे पोस्टस्क्रिप्ट वगैरह, ये उसकी एप्लीकेशंस या प्रोटोकॉल की एग्जांपल थी। फिर 6 लेवल पे या टॉप से नीचे वाली लेयर पे आ जाता थे प्रेजेंटेशन लेयर। ये ट्रांसलेट्स डाटा टू एंड फ्रॉम लैंग्वेज इन लेयर 7। सो ये लैंग्वेज 7 से डाटा ट्रांसलेट करती थी। टू एंड फ्रॉम का मतलब ये है कि अगर नीचे से आया हुआ है तो ये 7th लेयर के लिए ट्रांसलेट कर देती थी, और ऊपर से आया हुआ है तो ये 5th लेयर के लिए ट्रांसलेट कर देती थी। और जो इसकी प्रोटोकॉल की एग्जांपल है वो नेट बायोस है, कि नेट का बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इस सारे काम को करता है। फिर एक होती थी सेशन लेयर 5th लेवल पे। ये कंट्रोल डायलॉग एज अ मॉडरेटर फॉर सेशन। ये क्या करती थी कि सेशन जो है दोनों बाय सेंडर और रिसीवर के दरमियान उसको कंट्रोल करती थी, और इसके जो एग्जांपल है वो सिक्योर सॉकेट्स लेयर या SSL है। फिर चौथे लेवल पे ट्रांसपोर्ट लेयर थी। ये कंट्रोल करती थी फ्लो इंश्योर्स रिलायबल पैकेट डिलीवरी। सो ये जो है इंश्योर करती थी कि रिलायबल पैकेट डिलीवरी हो, जब तक कि वो पूरे पैकेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना चले जाएं। ये जो लेयर है ये अपने एक तरह से
कंट्रोल तोड़ती नहीं थी और फ्लो को चलाती रहती थी जब तक कंप्लीट पैकेज ना चले जाए। और इसकी एग्जांपल प्रोटोकॉल में टीसीपी है, यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो अब इसमें जो चीज़ मैं बताना भूल गया वो ये कि एक्शन जब आप अगर सेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन लेयर ने वो एप्लीकेशन ली और एक रैप करके प्रेजेंटेशन लेयर को दे दी। प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको पढ़ा और उसने रैप करके अपना बंडल जो है वो सेशन लेयर को दे दिया। सेशन लेयर ने उसको देखा, कंट्रोल सेशन उसने बनाया दूसरी जगह पे और उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को अपना पैकेट के ऊपर, उस पैकेट के ऊपर अपना रैप करके ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा, उसने उसके बाद नेटवर्क लेयर एड्रेसेस एंड राउट्स जो पैकेट्स को करती है उसको वो भेज दिया। एड्रेसेस और राउट्स ने उसको पढ़ा और उसकी एग्जांपल है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, X25 पैकेट लेवल प्रोटोकॉल। ये जो एग्जांपल्स हैं इन्होंने इसको पढ़ा और उन्होंने रैप करके लॉजिकल लिंक लेयर पे भेज दिया। ये मेक श्योर नो डाटा और लॉस्ट और गार्बल्ड। सो ये जो है वो कोशिश करते थे कि कोई डाटा मिस ना हो जाए। सो ये एक तरह से लॉजिकल लिंक क्रिएटेड रहते थे कि जब तक तमाम जो पैकेट है वो डिलीवर ना हो जाए। सो ये तरह से कोशिश ये करते थे कि जब तक तमाम पैकेट डिलीवर ना हो जाए, ये लॉजिकल लेयर जो है उसको मेक श्योर करती रहती है कि डाटा कोई लॉस ना हो और गार्बल्ड ना हो, और फिर ये अपनी रैपिंग करके फिजिकल लेयर को भेज देती थी। अब फिजिकल लेयर जो है दैट इज द लेयर दैट डिफाइंस फिजिकल कनेक्शन टू नेटवर्क। और ये जो फिजिकल लेयर थी इससे वो डाटा ट्रांसफर होता था उस फिजिकल कनेक्शन पे जो आप आगे जिस भी जगह जाना है, चाहे वो नेक्स्ट राउटर हो, चाहे वो एक्चुअल डेस्टिनेशन हो। अगर पीयर टू पीयर है तो इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इसके लिए जो प्रोटोकॉल एग्जांपल हैं वो एथरनेट, 50 ओम कोएक्सियल केबल के ऊपर भी ये जाता है। 10 बेस टी जो केबल्स हैं यानी उसके ऊपर जाता है। ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक केबल, और इवन अगर वायरलेस जा रहा है तो वायरलेस के ऊपर ये चला जाता था। सो ये फिजिकल कनेक्शन है, किसी भी तरीके से आपने चाहे वायर्ड चाहे अनवायर्ड आपने डिफाइन किया हुआ है। अब जब ये रिसीविंग एंड पे क्या होता था कि फिजिकल लेयर पे जब डाटा आ गया तो लॉजिकल लेयर, लिंक लेयर उसको पढ़ती है, अनरैप करती है, नेटवर्क लेयर पे भेज देती है। नेटवर्क लेयर उसको पढ़ता है, अनरैप करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेज देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसको अनरैप पढ़ती है, अनरैप करती है और वो सेशन लेयर पे भेज देती है। सेशन लेयर जो है उसको पढ़ती है, ट्रांसलेट करती है और अनरैप करती है और प्रेजेंटेशन लेयर पे भेज देती है। और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो उसको पढ़ती है, ट्रांसलेट करती है और वो एप्लीकेशन लेयर पे भेज देती है। सो आपने जो एक ईमेल की वो इस लॉजिकल रेफरेंस मॉडल में एप्लीकेशन लेयर से चला, फिजिकल लेयर पे गया, जहां डिलीवर हुआ वहां फिजिकल लेयर से चला और एप्लीकेशन लेयर पे आया और आपको सीमलेसली वो ईमेल मिल गई और आपने पढ़ लिया। सो ये एक फिजिकल कनेक्शन है। सो जो 7 लेयर्स हैं, पहली एप्लीकेशन लेयर है, कंटेन्स द प्रोटोकॉल्स एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन यूज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच एनीवन हु हैज सर्व द वेब हैज यूज्ड टू लोकेट अ वेबसाइट। सो ये वेबसाइट आपने लोकेट करनी है, आपने HTTP के अंदर दिया, अब वो पीछे नीचे सारा कुछ शुरू हो गया। द रेस्ट read the text, but many people are of the opinion who cares provided it works, but just in case it doesn't, the techies need to know. So आपने तो एप्लीकेशन लेयर पे HTTP www.google.com लिख दिया HTTP के उसमें, या आप पूरा भी लिख देते हैं http:// 2 दफ़ा और फिर www.google.com। सो अब आपने इधर एंटर दबाया, इधर वो बाकी लेयर्स ने काम शुरू कर दिया और आपको कनेक्शन आ गया। जब आपका कनेक्शन नहीं आता तब आप जाते हैं किसी भी बंदे के पास, यार ये मैं कर रहा हूँ नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे टेकीज की ज़रूरत होती है और फिर वो नीड टू नो कि किस लेयर पे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। सो मेजर एरिया ऑफ आउटसोर्सिंग एंड यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, और ये ही इसीलिए जो है ये जो जितने भी यूज़ हैं जो भी बना रहे हैं ये ब्राउज़र्स वगैरह और ईमेल, ये सारे लोग बाहर अपने तौर पर काम कर रहे हैं इस लेयर पे, और वो
चीज़ें आपके सामने आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की। ऑल्दो द रेट ऑफ चेंज इज़ एक्सेलरेटिंग, जो चेंजेस हैं वो इतनी तेज़ी से आ रही हैं लोगों को नहीं पता चलता। ऑल्दो नो वन सीम्स टू नो फॉर श्योर, मैनी पीपल स्पेकुलेट दैट डाटा ट्रैफिक सरपास वॉइस ट्रैफिक ईदर इन 1999 और 2000। तो जब जितना भी जब से टेलीफोन बना था और टेलीफोन पे डाटा गया था वो 1999 या 2000 में जो है वो डाटा ट्रैफिक ने उसको सरपास कर दिया था ऑलरेडी। So in 1995, exactly 32 doublings of computer power had occurred since the invention of the digital computer after World War II. So World War II के बाद जब डिजिटल कंप्यूटर बना था तो 1995 के बाद 32 टाइम्स जो कंप्यूटर्स थे वो डबल हो गए थे। ठीक है, तो ये चेस की एग्जांपल है कि चेस में जिस तरह जाता है ना कि आप एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, सो वो डबलिंग हो रही है। ईमेल आउटनंबर्ड पोस्टल मेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1995, तो पोस्टल मेल जितनी भी थी उससे ज़्यादा ईमेल जो है 1995 में ज़्यादा हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली नाउ मैनी आर स्पैम जस्ट जंक, सो बहुत सारी अब जंक है और लोग उसकी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, फिल्टर्स वगैरह लगा रहे हैं। द नंबर ऑफ पीसी सेल्स ओवरटुक द नंबर ऑफ टीवी सेल्स इन लेट 1995, सो 1995 में ही पीसी जो है टीवी से ज़्यादा सेल होने लग गए थे। सच चेंजेस विल ओनली एक्सेलरेट, और ये जो चेंजेस हैं उसके बाद एक्सेलरेट ही होती गई। एवरीवन इन बिजनेस मस्ट बिकम कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी टू कोप विद इट्स ब्रांड न्यू वर्ल्ड ऑफ एवर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज। सो हर कोई जो बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है वो इस न्यू वर्ल्ड ऑफ एवर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज को देख रहा है, समझ रहा है और उसके मुताबिक वो एक्ट कर रहा है और उसके लिए कंफर्टेबल भी होना चाहिए। अबंडेंस, द ऑप्टिकल एरा विल प्रोवाइड बैंडविड्थ अबंडेंस, जो ऑप्टिकल एरा आ रहा है ख़ास तौर पर उस लिहाज से फाइबर ऑप्टिक जो है उसकी वजह से, सो वो बैंडविड्थ की अबंडेंस कर रहा है। अभी से ही आप को समझ नहीं आ रहा कि 3G के बाद 4G का आप क्या करेंगे, क्योंकि बैंडविड्थ इन अबंडेंस आपके पास आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि वो भी कम हो गई है। डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ की फैक्टर्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एरा जो था वो हॉर्स पावर था सिंस द 1960, सेमीकंडक्टर्स नाउ बैंडविड्थ। सो हर जिस बैंडविड्थ पे आपको पहले 1 MB के ऊपर जो पैसे देने पड़ रहे थे वो ही पैसे पे अब आपको 4 MB और 8 MB भी मिल रही है। सो आप देखें कि पावर ऑफ बैंडविड्थ इज इंक्रीजिंग जबकि कॉस्ट उसकी उसी लेवल पे डिक्रीज हो रही है। वी आर नाउ अप्रोचिंग अनदर हिस्टोरिक क्लिफ ऑफ कॉस्ट इन अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बैंडविड्थ। सो अब हम उस लेवल पे आ गए हैं जहां पे कॉस्ट जो है वो बैंडविड्थ के ऊपर जो है मैटर करेगी। इफ यू थॉट द प्राइस ऑफ कंप्यूटिंग ड्रॉप्ड रैपिडली इन द लास्ट डिकेड, जस्ट वेट अंटिल यू सी व्हाट हैपेंस विद द कम्युनिकेशन बैंडविड्थ। सो जब हमें अभी थोड़े दिनों पहले हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि कंप्यूटर कॉस्ट ड्रॉप हो रही है बड़ी तेजी से, लेकिन अब आप देख लें कि बैंडविड्थ की कॉस्ट कितनी तेजी से ड्रॉप होना शुरू हो गई है, अभी से आप देख रहे हैं उसको। So fiber optic technology is just as important as microchip technology. 40 million miles of fiber optic cables have been laid around the world in the USA at a rate of 4,000 miles per day. So even 40 मिलियन माइल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक जो है वो केबल अभी तक दुनिया में लगाई जा चुकी है। सिर्फ यूएसए में ही 4,000 माइल पर डे के हिसाब से ये ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग हुई थी। अभी पाकिस्तान में भी पीटीसीएल ने बड़े शहरों में ये शुरू किया है कि वो अपने जो बॉक्स है यानी आपकी गली के कोने तक जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहे हैं। इवेंचुअली उनको घर के अंदर तक लाना होगा। सो ये आप देख लो कि पाकिस्तान में भी ये शुरू हो चुका है। Half of the cable is dark, that is it is not used, and the other half is used to just 1 millionth of its potential, because every 25 mile it must be converted to electronic pulse to amplify and regenerate the signal. अब हो क्या रहा है कि अभी भी फाइबर ऑप्टिक्स में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो हाफ ऑफ द केबल वो तो यूटिलाइज नहीं हो रही, और जो अदर हाफ भी हो रही है वो भी सिर्फ उसके जो पोटेंशियल है उसका
10 लाखवां हिस्सा हो रही है, यानी वो अगर 10 लाख पे उसकी पोटेंशियल है तो आप एक हिस्से को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, इस केबल के साथ, इस केबलिंग के साथ ये प्रॉब्लम है कि आफ्टर 25 माइल्स हमें इसको जो है फाइबर ऑप्टिक से इलेक्ट्रॉनिक पल्स में कन्वर्ट करना होता है, सो दैट कि वो हम उस जो सिग्नल आया है वो डाई डाउन होने से पहले एम्पलीफाई हो जाए, फिर उसको दोबारा फाइबर पे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको भेजते हैं। The capacity of each thread is 100 times the switching speed of transistors। अब वो जो थ्रेड की स्पीड है वो ट्रांजिस्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पल्स में हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है, इसलिए उसका यूज़ उस तरीके से नहीं हो रहा। As a result, using all optical amplifier recently invented, we could send all the telephone calls in the United States on the peak moment of Mother's Day on the fiber thread। अगर जो अब ऑप्टिकल एम्पलीफायर आ गए इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की जगह, उससे ये हुआ कि स्पीड को आपने और बढ़ा दिया और मदर डेज पे ज़्यादा कॉल की जाती हैं। अमेरिका में सबको अपनी अम्माएँ याद आती हैं और वो उनको धड़ाधड़ कॉल कर रहे होते हैं, तो वो भी उनमें से फिर ड्रॉप रेट का ख़त्म हो जाएगा और हम तमाम कॉल्स को कनेक्ट कर सकेंगे। अब ये माओ का दिन तो उस तरीके से मनाया जाता है, फादर्स डे उतना कॉमन नहीं है। डाउनलोडिंग अ डिजिटल मूवी सच एज द मैट्रिक्स टेक्स 7 hours यूजिंग अ केबल मॉडेम, 1 hour ओवर द इथरनेट, 4 seconds ऑन एन ऑप्टिकल कनेक्शन। सो अगर आपने मैट्रिक्स को डाउनलोड करना है तो वो 7 घंटे जो केबल मॉडेम पे लगते थे और फिर ईथरनेट पे 1 घंटा लगने लगा, अगर ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स ऑप्टिकल कनेक्शन और ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा दी जाए तो 4 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। ओवर द नेक्स्ट डिकेड बैंडविड्थ विल एक्सपेंड 10 times एज फास्ट एज कंप्यूटर पावर एंड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द इकॉनमी। सो ये उस ज़माने में भी ये प्रिडिक्ट किया गया था 2005 में भी कि वो 10 सालों में जो बैंडविड्थ है वो 10 times एक्सपेंड हो जाएगी एज कंप्यूटर पावर, और जाहिर बात है इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर लेगी और जो हम देख रहे हैं। द वायरलेस सेंचुरी बिगन्स, और इसकी वजह से अब वायरलेस सेंचुरी आ गई है। द गोल ऑफ वायरलेस इज टू गो डू एवरीथिंग वी कैन डू ऑन वायर्ड नेटवर्क विदाउट द वायर। सो वायरलेस का गोल ये है कि जो कुछ हम वायर्ड के साथ करते थे वही कुछ हम वायरलेस के साथ भी करें, सिर्फ एक चीज़ की कमी होगी और वो ये है कि वायर नहीं जा रहा होगा। पहले हम टेलीफोन लाइंस को लेके फिरते थे, अब हमारे पास टेलीफोन को हम जैसे मर्जी आए घुमा लें। सो वो जो बीच की कॉर्ड थी वो ख़त्म हो गई है मोबाइल फ़ोन्स ने, और कॉर्डलेस फ़ोन ने आपको ये आसानी दे दी है। सिमिलरली वायरलेस कम्युनिकेशन हैव बीन विद अस फॉर सम टाइम, मोबाइल, सेल फोन, पेजर्स, वीसैट्स, इंफ्रारेड नेटवर्क्स, वायरलेस लैंस एट्सेट्रा, बट we are just on the cusp of an uptick in wireless use for all types of networks। so अब हम उस जगह बिल्कुल पहुंचे हुए हैं जहां पे upward trends आएगा वायरलेस यूज का। The 20th century was the wireless century, the 21st will be the wireless century। so 20th सेंचुरी जो थी वो वायरलाइन सेंचुरी थी जिसमें आपने वायर्ड कम्युनिकेशंस की थी। अब 21st सेंचुरी जो है ये वायरलेस सेंचुरी है। लाइसेंस वर्सेस अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसीज। अब जब वायरलेस पे बात करनी है तो इसका मतलब है कि आपने फ्रीक्वेंसीज में बात करनी है, स्पेक्ट्रम पे बात करनी है, और ज़्यादातर इसमें जो हम बात करते हैं वो रेडियो स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं कि रेडियो वेव्स जा रही हैं और उस वेव्स का एक स्पेक्ट्रम है, उस के अंदर वो रेडियो वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं। सो some frequencies of the radio spectrum are licensed by government for specific purposes, others are not। so government ने ये किया है कि कुछ रेडियो स्पेक्ट्रम जो है उनको लाइसेंस कर दिया है ताकि वो ख़ास तौर पर यूज़ की जाए, और कुछ फ्रीक्वेंसीज उन्होंने लाइसेंस नहीं की हुई हैं, वो उन्होंने छोड़ी हुई हैं। डिवाइसेस दैट टैप अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसीज आर चीपर, क्योंकि no big money is required as a licensing fees, but
पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन सिग्नल्स रहेगा. सो बहुत सारी कंपनीज अगर वही अनलाइसेंस्ड बैंडविड्थ को यूज़ करेंगी या स्पेक्ट्रम को, फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगी, तो ऑब्वियसली उनमें कोलिजन आएगा. बहुत ज़्यादा लोग जब आ जाएंगे और एक तरह से आप यूँ समझ लें कि वायरलेस में एक ही रोड को यूज़ कर रहे हैं हवा में ही, तो उस रोड पे जब बहुत सारा ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट का ख़तरा है. उसको हम इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क जो है वो कोलिजन कहते हैं. सो वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर नेटवर्क्स दैट कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस. सो वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं जो डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करती है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क या WPANs जिनको कहते हैं हम, वो प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस दैट आर अप टू 30 फीट अपार्ट. सो ये क्या करते हैं कि ये हाई स्पीड कनेक्शन करते हैं उन डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस के दरमियान जो एक दूसरे से 30 फीट की दूरी पे हैं. फिर WLANs या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स प्रोवाइड एक्सेस टू कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स इन ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल स्टोर और हॉस्पिटल, और एक्सेस टू इंटरनेट हॉटस्पॉट वेयर पीपल कॉन्ग्रेगेट, जहाँ पे लोग मिलते हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, अगर आप मॉल्स में जा रहे हैं या आप किसी कॉफ़ी शॉप वगैरह में जा रहे हैं जो वायरलेस इनेबल्ड हैं, तो वहाँ पे उन्होंने WLANs लगाए हुए हैं और वहाँ पे वो आपके लिए अवेलेबल कर देते हैं. और एक तरह से उन्होंने अपने ऑफिसेज में, अपनी जगहों पे, अपनी लॉबीज़ में इंटरनेट हॉट स्पॉट बनाया हुआ है ताकि जो भी उधर आके बैठे वो यूज़ कर सके. इसी तरह वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या WMANs है. हमने पहले लैन वैन्स पढ़े थे, अब उस सब के आगे W लग गया है. प्रोवाइड कनेक्शन इन सिटीज़ एंड कैंपसेस एट डिस्टेंस अप टू 30 माइल्स. ये जो हैं प्रोवाइड करते हैं 30 माइल के अंदर कनेक्शन ऑब्वियसली कैंपसेस में या सिटीज़ के दरमियान. फिर आ गया WW या WWAN इसको कह लें. सो ये वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क्स है, प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शंस ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. सो ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वो जो तमाम चीज़ें वाइड में थी, जैसे हमने बात की थी कि वायरलेस वाला जो है वही काम करना चाह रहा है जो वाइड ने किया है. सो वही कुछ लैन वैन मैन जो था उसी तरह W के साथ वो भी WLAN, WMAN, WWAN बन गया है. सो ये अगर हम देखें, सो यहाँ पे हमने वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी दी हुई है, वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ है. सो WPAN जो है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये एक पर्सन को कनेक्ट कर रहा है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने वायरलेस मैन दे दिया है और पूरे मेट्रोपॉलिटन में आपको कनेक्ट कर रहा है. फिर WWAN जो है सैटेलाइट के ज़रिए आपको तमाम WWAN के ज़रिए और वायरलेस लोकल लूप के ज़रिए जो यहाँ पे हमने एक हब बना दिया है, हॉटस्पॉट सा बना दिया है, उससे आपको कनेक्ट कर रहा है और यू आर कनेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये एक बंदा जो इस जगह बैठा हुआ है वो दुनिया के दूसरे कोने पे इधर इस कनेक्शन के थ्रू हो जाएगा. अगर हम BMW को वायरलेस लैंस के ऊपर केस एग्जांपल के तौर पर देखें तो क्या है कि प्लांट इन साउथ कैरोलिना हैज़ मोर देन 30 सप्लायर्स नियर बाय. और जो एक BMW का प्लांट था साउथ कैरोलिना में, उसके 30 सप्लायर्स थे. रियल टाइम डिलीवरी ऑफ डाटा टू द सप्लायर इज की टू द एफिशिएंसी. उनको रियल टाइम पे जो है डिलीवरी डाटा बताना था कि किस किस को सप्लायर को, कि कौन कौन सी गाड़ी, कौन कौन सी व्हीकल उन तक पहुंच गई हैं BMW की. सप्लायर्स स्पेशली नीडेड एक्यूरेट इन्वेंट्री डाटा ऑफ द कंपोनेंट्स दे सप्लाई टू BMW, सो दे न्यू व्हेन टू मेक जस्ट इन टाइम डिलीवरीज टू द प्लांट. सो सप्लायर्स को ये भी पता होना चाहिए था कि अगर किसी को स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड करता है या कोई टायर प्रोवाइड करता है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट BMW को प्रोवाइड करता है, सो उनको ये भी चाहिए था कि भाई कौन कौन सी आइटम जो हैं फटाफट कंपनी को चाहिए ताकि वो जस्ट इन टाइम डिलीवरी टू द प्लांट कर सकें. सो प्लांट के इर्द गिर्द तमाम सप्लायर्स मौजूद थे और वो चाहते थे कि रियल टाइम में उनको पता चले ताकि कंपनी की प्रोडक्शन ना रुके और वो स्पीडली प्रोडक्शन ऑफ BMW करती रहे. टुगेदर इन्वेंट्री डाटा फॉर SAP to track parts, scanner terminals in the factory transmit the data from the barcode reader as
Parts move through the assembly process to SAP via wireless network that covers the entire 2 million square foot plant. SAP stand for System Application and Products. ये जर्मन कंपनी थी जिसने ये तमाम सॉफ्टवेयर बनाया जो कि जिसके अंदर तमाम इन्वेंट्री अकाउंट्स और सारे सिस्टम मौजूद हैं। ये IBM से निकले हुए दोस्त थे जिन्होंने ये बनाया था और ये बहुत ज़्यादा जो है यूटिलाइज पूरी दुनिया में हो रहा है। बड़े बड़े कंपनीज जो हैं इसमें अपनी ओपन सिस्टम लाने के लिए वो ये सारी चीज़ें इसको कर रही हैं। ओपननेस इन इन्वेंट्री कंट्रोल, मॉनेटरी कंट्रोल, फाइनेंस और टैक्सेशन और सारी चीज़ों के लिए। सो बहुत पॉपुलर है, मे बी यू नो बेटर देन मी। सो क्या किया कि जो BMW ने SAP का जो है वो रखा हुआ था इन्वेंट्री डाटा के लिए, उसमें इसने स्कैनर टर्मिनल्स जो थे वो लगाए हुए थे फैक्ट्री, और वो बारकोड रीडर से स्कैन करके वो जो इन्वेंट्री या जो पार्ट्स असेंबली लाइन में आते जाते थे, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि बम्पर्स आ गए तो वो बम्पर्स के बारकोड रीड करके ट्रैक कर रहे थे और वो जो इन्वेंट्री के टोटल में से वो कम करते जा रहे थे। अब क्या हो रहा था कि ये जो है SAP क्या कर रहा था कि ये वायरलेस नेटवर्क के साथ जितना भी 2 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ प्लांट था वो BMW का, उसमें ये सारा कुछ वो स्कैन कर रहा था और वो ट्रांसमिट कर रहा था वो डाटा। और जैसे ही फ़र्ज़ करें कि SAP के इन्वेंट्री कंट्रोल में ये आ जाता था कि बम्पर्स जो हैं वो अब थ्रेशोल्ड, उन्होंने जो भी थ्रेशोल्ड रखा हो कि 100 बम्पर से कम जब रह जाएं तो उनको इंडिकेट हो जाए, तो वो इंडिकेट हो जाता था कि 100 से अब नीचे हो गया है और अब फटाफट और बम्पर्स मंगवाएं। अब द सिस्टम यूजेस RF टेक्नोलॉजी। RF टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। एंड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैव फॉलोड सूट, और जो सप्लायर्स थे उन्होंने भी इसी तरह से सूट फॉलो किया। उनके पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आ गई जो सप्लायर या नंबर ऑफ सप्लायर जो बम्पर्स प्रोवाइड करते थे, वो बम्पर्स उनको जब पता चला कि BMW के प्लांट से ये कम हो गए तो वो लेके पहुंच जाते थे। और इस तरीके से जो प्रोडक्शन लाइन है वो विदाउट नॉन स्टॉप जो है वो चलती रहती थी। हर सप्लायर जो चीज़ कम हो रही है उसको पता चलता था और वो उसको प्रोवाइड कर देता था कंपनी को। सो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया था। द वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम कहें तो क्या हुआ, द ओनली 2 वायरलेस टेक्नोलॉजीज आर इंफ्रारेड लाइट एंड रेडियो एयरवेव्स। सो जो 2 टेक्नोलॉजी हैं बड़ी के लिए, वो एक इंफ्रारेड लाइट है और दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी है या रेडियो एयरवेव्स हैं। फिगर शोज दैट द बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम विच इलस्ट्रेट्स वेयर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइज। अब नेक्स्ट जो फिगर आ रही है उसमें हम बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं। स्पेक्ट्रम की बात की थी, उसको दिखा देते हैं कि कैसे होता है। सेल या मोबाइल फोन्स यूजेस रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स। सो जो सेल फोन में या मोबाइल फोन हम जिनको कहते हैं उनमें जो है वो रेडियो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगे होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रांसमिट करते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे हम टेक्स्ट भेज रहे हैं, चाहे हम वॉइस भेज रहे हैं, चाहे हम वीडियो भेज रहे हैं। कॉल इज पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फेड्स आउट ऑफ वन एंड इन टू अनदर। तो कॉल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होती थी। जैसे ही एक सेल से दूसरे सेल में पास होती थी तो वो उस सेल से फेड आउट हो जाती थी। इसीलिए इसको सेल्यूलर फोन कहते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन थी ये सेल की फॉर्म में थी। मच ऑफ दी बैंडविड्थ्स एंड रेडियो वेव्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारी जैसे हमने बात की थी कि बैंडविड्थ्स और रेडियो वेव्स जो हैं वो गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है ताकि इलीगल यूज़ ना हो और हम गवर्नमेंट उनसे कुछ अर्न भी कर सके। In the main, GSM has become the mobile telephony standard for all the Americans. So, ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। अमेरिका में ये सारा स्टैंडर्ड बन गया था मोबाइल टेलीफोनी के लिए।
Unlike the computing industry, a number of leading global telecom manufacturers are outside the United States. Entities in Japan, Ericsson and Nokia are in Scandinavia. लेकिन मसला ये है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री तो जो थी वो तो उसको लेड अमेरिका कर रहा था, तो जो स्टैंडर्ड वो फॉलो कर लेता था, वो चल जाता था. बट जो टेलीकॉम में जो दूसरी कंट्रीज थी एशिया में, जापान जिस तरह एंटिटी के ऊपर बेस कर रहा था, एरिक्सन और नोकिया जो स्कैंडिनेवियन कंपनी में थी, ये भी अपना स्टैंडर्ड्स रख रही थी. बहुत सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं. सबसे पहले जो अर्थ पे यूज़ होती हैं वो 75 हर्ट्ज होती है. हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी को नापने का है. फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज के दरमियान होती हैं. लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 किलो हर्ट्ज के से लेके 300 किलो हर्ट्ज के दरमियान होती हैं. और ये जो है GSM जो था वो 2G वायरलेस जो है वो 200 किलो हर्ट्ज पे चल रहा था. फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी आती हैं, ये 300 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज के दरमियान होती हैं. ये जो हैं 30 हर्ट्ज से लेके 3 गीगा हर्ट्ज तक जो होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं. और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी थी वो वायरलेस लोकल लूप यूज़ करते थे. और ख़ास तौर पर जो पुराने रेडियो होते थे जिनको हम AM रेडियो कहते थे, ये यानी मेगाहर्ट्ज रेडियो होते थे, सो उनमें वो 540 से लेके 1800 किलो हर्ट्ज के दरमियान आप सिग्नल को सेट करते थे पुराने. अब आप लोग तो FM यूज़ करने लगे हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी है, आगे आ जाएगी. सो वो उसमें ये यूज़ होता था. 3 से लेके मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक हाई फ्रीक्वेंसी थी, ये कम ही यूज़ होती है. फिर 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे वो VHF के टीवी चैनल्स जब आप देखते हैं, सो जब आप केबल्स में भी अपने टीवी चैनल्स को लगा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम और मेन्यू के ज़रिए ऑटो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपको VHF और UHF आते हैं, वो आगे आपको समझ में आएगा. सो ये VHF के टीवी चैनल्स के लिए हैं. और 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज जो है वो इसमें FM रेडियो के लिए है. और 175 से लेके 216 मेगाहर्ट्ज जो है वो VHF टीवी चैनल्स के लिए डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट्स ने. इसी तरह 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक जो है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ये वायरलेस लैंस जो यूज़ करते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उनको यूज़ करते हैं. और 3G वायरलेस जो है वो समझें कि 1.8 मेगाहर्ट्ज से लेके 1.8 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.2 गीगाहर्ट्ज तक के दरमियान जो है यूज़ कर रहा होता है. वायरलेस लैन जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक होता है. 1G का जो सेल्यूलर फ़ोन था वो 800 से 900 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ कर रहा था. और UHF टीवी चैनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं 500 से लेके 800 मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल्स को. अब आप ये गौर करें कि कुछ चैनल्स में तो आप ये देखो कि गैप ज़्यादा दिया हुआ है, यानी 108 से लेके 175 के दरमियान का गैप दिया हुआ है VHF में. ये गैप इसलिए दिया हुआ है कि कोलिजन्स ना हो. इसी तरह से बाकियों में भी गैप्स को रखा गया है, लेकिन 1G सेल्यूलर फ़ोन और UHF चैनल्स में इतना गैप नहीं था. इसीलिए बहुत सारे जो टीवी जब आप उनको ऑटो ट्यून कर रहे होते थे तो वो इनिशियल जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनको उनकी आवाज़ों को कैच भी कर रहा होता था, क्योंकि इसमें जो लास्ट लेवल पे ये चैनल्स थे और ये जो फर्स्ट लेवल के सेल्यूलर फ़ोन थे इनकी आपस में फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी और वहाँ पे कोलिजन्स आ रहा था, इसलिए वो उसको यूज़ कर रहा था. अब 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के दरमियान जो है वो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी और ये माइक्रोवेव में चला जाता है. अब रेडियो से निकल के अब ये माइक्रोवेव्स में चला गया. यहाँ पे सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं 0.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 51.4
4 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान जो है ये जो है वो यूज़ कर रही थी सैटेलाइट्स भी। इसी तरह जो 300 गीगाहर्ट्ज़ तक एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, ये वायरलेस लोकल लूप होते हैं। ये 71 से लेकर 95 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव टेरिटरी में जो है वो माइक्रोवेव करते हैं। फिर 300 से लेके गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 टेराहर्ट्ज़ के दरमियान जो है वो ये इंफ्रारेड रेडिएशन है जो कि होती है। इससे लेके 300 टेराहर्ट्ज़ से लेके और तकरीबन आप समझ लें कि 3 पेटाहर्ट्ज़ तक जो है वो विजिबल लाइट है। उससे ऊपर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो कि हमें नहीं नज़र आती। 30 पेटाहर्ट्ज़ से लेके और 30 एक्साहर्ट्ज़ तक जो है वो एक्सरेज हैं और 30 एक्साहर्ट्ज़ से लेके 3000 एक्साहर्ट्ज़ के दरमियान जो है वो गामा रेज हैं। सो ये मुख्तलिफ रेज हैं जिनके ज़रिए हम सारी काम करते हैं। सो इंफ्रारेड अगर हम जो सिग्नल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे होते हैं 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 टेराहर्ट्ज़ तक के दरमियान। सो The first cell phone used analog technology and circuit switching now called first generation या 1G वायरलेस कहलाते हैं। 2G cellular जो थे वो 2G which predominates today uses digital technology though it is still a circuit switch. It aims at digital telephony not data transmission but 2G phones can carry data. 2G can use a laptop with a wireless modem to communicate, not always the most reliable. 2G can carry messages using short messaging services जिसको हम SMS कहते हैं। अगर हम 2G की मोबाइल टेलीफोनी की अगर एग्जांपल देखें तो लुइसविल मेट्रो सीवर डिस्ट्रिक्ट जो था उसने क्या किया कि व्हेन लुइसविल एनकाउंटर्ड बिग स्टॉर्म्स सीवियर रिपेयर workers had to return to headquarters to get assignment details and look up customer records, a process that slowed their response to the flooding. So लुइसविल में जब storms वगैरह आते हैं तो जो सीवर्स होते हैं जो ये सीवरेज लाइंस वगैरह को ठीक कर रहे होते हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं वो अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते थे। फिर वो देखते थे कि कहाँ कहाँ पानी जमा हुआ है और वो वहाँ जाके फ्लडिंग की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। नाउ दे हैव लैपटॉप्स एंड वायरलेस मोडेम्स। फिर जब 2G मोबाइल टेलीफोनी का ज़माना आया तो उनको लैपटॉप्स और वायरलेस मोडेम्स दे दिए गए और as customers call in for emergency repairs, operators at the sewer district's headquarters enter the orders into a database that work crews can immediately access from the field. So जैसे ही कोई emergency अपनी रिपोर्ट करता था कि storm आ गया और मेरे घर में पानी आ गया या मेरी सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं तो वो ऑपरेटर जो है वो सारा जो कॉल्स होती थी उनको एंटर कर देता था सिस्टम में और जो वर्कर्स थे उनको फील्ड में ही पता चल जाता था कि अच्छा वहाँ प्रॉब्लम है। दे कैन व्यू नेबरहुड मैप्स, वो नेबरहुड के मैप्स देख लेते थे, लोकेट ब्रोकन वाटर मेन्स एंड पाइप्स और वो लोकेट उसमें कर लेते थे कौन सी पाइप्स और वाटर मेन लाइंस जो हैं ब्रोकन है एंड चेक आउट द मोस्ट लाइकली एरियाज ऑफ डैमेज और वो ये भी चेक कर लेते थे कि कौन से एरियाज जो है डैमेज हैं, पोटेंशियली सेविंग इंटायर नेबरहुड्स फ्रॉम फ्लडिंग। और उसकी वजह से वो सारे नेबरहुड अगर एक बंदे ने कंप्लेंट की है तो वो सब की बचत हो जाती थी, पूरे नेबरहुड की पूरी कम्युनिटी की बचत हो जाती थी वहाँ पे। 2.5 G cellular is extending the life of 2G digital technologies. 2G के बाद 2.5G आ गया। Essentially adds data capacity to a 2G network। फिर उसने data capacity को बढ़ा दिया उसमें। The problem with adoption has been pricing। So initially जो है वो pricing उसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। फिर 3G की जब बनाने की बारी आई तो द गोल उन्होंने सेट किए टू प्रोवाइड फैंस फॉर पीसी, यानी पीसी के लिए वाइड एरिया नेटवर्क्स देंगे, मल्टीमीडिया अलाउइंग बैंडविड्थ ऑन डिमांड। और इसने जो है वो बैंडविड्थ ऑन डिमांड प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। CDMA या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर 3G। सो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो था वो नेटवर्किंग का जो है स्टैंडर्ड बना दिया गया 3G के लिए। अब
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये था कि जो मल्टीपल यूजर्स थे वो एक ही चैनल को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते थे और रिसीव कर सकते थे, जिससे जाहिर बात है फास्ट हो जाती थी, बैंडविड्थ को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते थे। इट फेसेस द सेम प्राइसिंग इशूज एज 2.5G, परहैप्स वर्स। इसमें भी वही प्रॉब्लम हुई कि ये प्राइसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। आजकल भी आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे उनके रेट ज़रा कम थे। 3G की तरफ आप आए हैं तो ऑब्वियसली वो फिर रेट्स थोड़े से ज़्यादा हो गए। बट अमेरिका में कोर्ट बैटल्स ओवर द लीज्ड स्पेक्ट्रम, और कोर्ट के दरमियान जो है वो आपस में जो लीज्ड स्पेक्ट्रम है जिसको 3G ने यूज़ करना है उसके ऊपर जो है वो कोर्ट में केस वगैरह भी फाइल हुए गए। कॉस्ट टू डिप्लॉय नॉट सीन एज टेनेबल इन मैनी सर्कमस्टांसेस, और जो 3G नेटवर्क की को डिप्लॉय करने के लिए जो कॉस्ट आ रही थी उसको अटेन करना इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान में भी थी 3G के लाइसेंस को देने के लिए कंपनीज वो टाइम को बहुत डिले कर दिया गया। जब 4G आ चुका था और इम्प्लीमेंट हो चुका था उस वक्त हमने 3G को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ चेंजिंग ऑल दी इक्विपमेंट ऑन द टेलीफोन कंपनी, मोबाइल कंपनीज और फिर उनके टावर्स पे वो ज़्यादा आ रही थी। Hutchinson UK making a play in this area in Australia and elsewhere with 3 big brothers of Orange. जो हचिनसन थी उसने ये ऑरेंज उनका टेलीफोन सिस्टम था, उसके साथ उन्होंने आपस में मिल के जो है इस 3G टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और ये स्पॉन्सर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी बन गया। New entrants are looking for 3G alternative. One is mobile broadband IP, which could actually provide 4G services, the user paying for different kinds of services. फिर इसके बाद जो है हमने देखा कि 4G आने लगा, जहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है वो IP का आ गया, और ऑब्वियसली अब 4G जो ले रहे हैं उसमें ये है कि आपको जो सर्विस चाहिए उसके लिहाज से अपनी प्राइसिंग करें, सो दैट कि आप ये ना हो कि आप पे बर्डन आ जाए। वायरलेस मैश नेटवर्क्स उसके लिए ज़रूरी है। लिंक्स आर रेडियो सिग्नल नॉट वायर्स, सो लिंक जो है वो रेडियो सिग्नल का बनाया और एक मैश बना दी, बिल्कुल जालियों की तरह आपस में वायरलेस कनेक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है। मोर फ्लेक्सिबल बट यूजर्स लॉट ऑफ बैटरी पावर। अब इस सारी चीज़ों की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी तो आ जाती है, लेकिन अब बैटरी फिर लगना शुरू हो जाती है जब रेडियो सिग्नल्स आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। VSAT या वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जो है टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ऑफ इन सम कंट्रीज बिकॉज इट इज़ सीन एज द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग स्टेशनरी वायरलेस ब्रॉडबैंड। सो VSAT जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ जगहों पे यूज़ हो रहा था, क्योंकि ये स्टेशनरी वायरलेस ब्रॉडबैंड दे देता था कि एक ही किस्म का ब्रॉडबैंड आप यूज़ करके इस पे काम सकते थे। ये इसकी वजह से प्रोवाइडेड DSL डिजिटल सिक्योर लाइन जो थी, कोएक्सियल केबल एंड टी कैरियर्स। सो कोएक्सियल केबल और टी कैरियर्स के ऊपर भी ये काम हो सकता था। सो VSAT के ज़रिए जो है हम DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कोएक्सियल केबल के ऊपर भी लगा सकते थे और टी कैरियर्स के ऊपर भी हम यूज़ कर सकते थे। सो इसको VSAT को यूज़ किया गया। हीप्स टू बी मेड एंड लॉस्ट, और बहुत कुछ इसमें लड़ना है, बहुत सारा लड़ाइयाँ होनी है, बहुत सारे चीज़ें बनेंगी, कुछ लॉस भी होंगी। वी हैव टू वॉच द बैटल्स, आस्क योर फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज अप विद द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, और अपने उन दोस्तों से ज़रूर मालूमात रखा करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उन जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है और कौन सी उनमें बेहतर होती है उसके बारे में भी उनको पता होता है। सो अमेरिकन ग्रीटिंग जो है वो लीडर है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा था इंटरनेट को, और वो इंटरनेट प्रेजेंस को सेल फोन पे यूज़ कर रहा था वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के ज़रिए, ताकि उनकी तमाम प्रेजेंस आ सके। द कंपनी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विद अ वेबसाइट। इट सेंड्स रिमाइंडर टू सब्सक्राइबर एंड ऑफन फाइंड्स इटसेल्फ ओवरवेल्म्ड ऑन हॉलीडे सच एज मदर डे। सो ये ग्रीटिंग्स भेजने के लिए थी, ये अपनी वेबसाइट के ज़रिए जो है वो रिमाइंडर भेज देती थी सब्सक्राइबर्स को,
ऑन सेल, और उसकी वजह से जो हॉलीडे सीजन आते थे, मदर डे, फादर डे, तो उनमें उनको फिर बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते थे। तो ये इन्होंने अपनी वायरलेस प्रेजेंस को यूज़ किया, वेबसाइट के ज़रिए सब्सक्राइबर तक पहुँचे थ्रू मैसेजिंग, थ्रू रिमाइंडर्स। इट ऑल्सो फॉर्म साइड डोर अलायंस विद रिटेलर्स वेबसाइट, और उन्होंने अपने साथ साथ रिटेलर्स जो थे उनके साथ भी अलाइंसेस किए। एंड नाउ सब्सक्राइबर कैन ऑर्डर कार्ड्स फ्रॉम देयर सेल फोन। द कंपनी रीजंस दैट व्हेन पीपल हैव idle time besides checking email or playing a game using their cell phone, they also might want to send an animated funny card to someone. So उसकी वजह से कंपनी ने ये कहा कि जो अपने फारिग टाइम में वो गेम और ईमेल चेक करने के अलावा भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और वो एनिमेटेड फ़नी कार्ड भेज सकते हैं किसी को भी। इज़ वायरलेस सिक्योर? अब जब वायरलेस आ गया, सिक्योरिटी इज़ अ मेजर इशू टुडे। अब क्योंकि हर चीज़ हवा में है तो सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम है। ईव्स ड्रॉपर नीड स्पेशल इक्विपमेंट। जो उस हवा की टेक्नोलॉजी में से बात को आपकी सुनना चाहते हैं वो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिनके ज़रिए वो ये सब कुछ कर सकते हैं। रेडियो स्क्रैम्बलिंग एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज एड सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा एंड इवेंचुअली 802.11i will provide a framework for security. So जो वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था वो 802.11 यूज़ हो रहा था, और अब उसमें ये हुआ कि जिस तरह पहले ज़माने में भी जब टेलीफोन लाइंस को भी लोग उसमें भी कनेक्शन लगा के सुनना चाहते थे तो स्क्रैम्बल्ड वॉइस भेजने की कोशिश हुई। सिमिलरली अब रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी हम यही चाह रहे हैं कि हम स्क्रैम्बल्ड भेजें। सो 802.11 का जो आई वर्जन आ रहा है वो फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। रिक्वायर्स एटर्नल विजिलेंस, लेकिन हर वक्त आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, हर वक्त देखना पड़ेगा। द नेटवर्क इज ऑफन नॉट द मेन प्रॉब्लम, और नेटवर्क इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता, वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह है उस पे जो लोग कनसुनियाँ ले रहे होते हैं, जो सुनना चाह रहे होते हैं दूसरों की बातें, वो मुख्तलिफ इक्विपमेंट के ज़रिए कर रहे होते हैं। Although a lot of attention is focused on the new wireless service, a troubling question has not yet been answered. Are these transmissions safe for humans? अब रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह में बहुत काम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन आप लोगों को भी सुनते होंगे कि सेल्यूलर फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कैंसर बढ़ा रहा है। सो ऐसी बहुत सारी मिथ्स क्रिएट हो रही हैं जिनमें कुछ फैक्ट भी है। वो कहते हैं कि जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे कहीं ना कोई आग भी होती है। सो ऐसी किसी कहानी में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी होती है। सो ये क्वेश्चन है, आर दिस ट्रांसमिशन सेफ फॉर ह्यूमंस? It is quite possible that there could soon be a backlash against wireless devices similar to protests against genetically modified organism. So जिस तरह जो organisms आए थे genetically modified, जो food products और चीज़ें आई थी उनके खिलाफ जैसे प्रोटेस्ट सारी दुनिया में हुआ, इसी तरह से वायरलेस के यूज़ पे भी प्रोटेस्ट होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हीप्स ऑफ डिबेट, अभी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी हैं इनफॉर्म अदरवाइज इन दिस एरिया जो कि चल रही हैं। सो बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम की जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी अगर हम फिगर देखें, सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प बीफी transfer seismic data between oil exploration ships and research centers in the United States. So ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जहाँ पे हो रही है शिप्स में उससे सेस्मिक डाटा लेके और यूनाइटेड स्टेट्स में पहुँचाया जा रहा है। सो सैटेलाइट ट्रांसमिशन अपना रोल प्ले कर रही है। अब ब्लूटूथ नेटवर्क या पब्लिक एक्सेस नेटवर्क जो है, सो ब्लूटूथ नेटवर्क पैन पब्लिक एरिया नेटवर्क जो है, पब्लिक एक्सेस नेटवर्क जो है वो एक और टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ enables a variety of devices including cell phones, smartphones, wireless keyboards and mice, PCs, printers to interact wirelessly with each other within a small 30-foot 10-meter area. In addition to the links shown, Bluetooth can be used to network similar devices to send data from one PC to another, for example. So इन तमाम डिवाइसेस के अलावा भी ब्लूटूथ के ज़रिए जो है वो अब आप नेटवर्क पे कनेक्ट होकर पीसी के ज़रिए जा सकते हैं। अगर आपने मोबाइल में
अपने नेटवर्क लिया हुआ है और या इंटरनेट फैसिलिटी ली हुई है, तो उसका आप ब्लूटूथ एक्सेस दे सकते हैं अपने पीसी को या अपने लैपटॉप को, और उसके ज़रिए आप डाटा यानी मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप आगे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो 802.11 वायरलेस लैन है, उसकी एग्जांपल अगर देखें तो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स लिंक टू द वायर्ड लैन बाय कम्युनिकेटिंग विद एक्सेस पॉइंट। द एक्सेस पॉइंट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट नेटवर्क सिग्नल फ्रॉम द वायर्ड नेटवर्क टू द क्लाइंट adapters which convert them into data that the mobile devices can understand. The client adapter then transmit the data from the mobile devices back to the access point which forward the data to wired network. So अगर हम access point बना लें 802.11 का, ये वायरलेस का, तो ये वायर्ड और वायरलेस तमाम लोग जो हैं कनेक्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल जो आपके यहाँ नेटवर्क्स कंप्यूटर कंपनीज़ में और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में दिए जा रहे हैं वो इसी तरह हैं कि वायर्ड एक्सेस पॉइंट्स हैं। कुछ वायर्ड कंप्यूटर्स भी उनके साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं। ये 802.11 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स ये है कि वायरलेस डिवाइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ, आपने चाहे वो टेम्परेचर ले रही हैं, चाहे वो ह्यूमिडिटी का कर रही हैं, और बहुत सारी सेस्मिक डाटा भी ले रही हैं कि अर्थक्वेक वगैरह जहाँ पे आ रहा है वहाँ वायरलेस डिवाइसेस वायरलेस सेंसर्स को भेज देते हैं। वो पूरा एक नेटवर्क बना लेता है और वो इसी तरह से हाई लेवल नोड्स को अपने ट्रांसमिट करता है डाटा, और फिर वो थ्रू इंटरनेट पूरी दुनिया को अवेलेबल हो जाता है। सो मैसेजिंग इज़ अ किलर ऐप। जो मैसेजिंग है वो बड़ी किलर ऐप बन गई है, हर वक्त यूज़ हो रही है। व्हाट हैज़ प्रूवन ट्रू विद द डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ओवर अगेन इज़ दैट किलर एप्लीकेशन इज़ मैसेजिंग। ओरिजिनल पर्पस ऑफ इंटरनेट यही था, ईमेल इसकी स्टार्ट हुई थी, और अब ब्लैकबेरी मैसेजिंग सर्विस, फिर SMS इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द US। सो SMS जो है वो बहुत कॉमन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, US से बाहर। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द किलर ऐप ऑफ वायरलेस। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेब ऐप है वो उस ज़माने में सोच रहे थे लोग के 2005-06 वगैरह में कि वो किलर ऐप होगी, जो कि अप्रूव हो चुका है। नॉट जस्ट फॉर टीनेजर्स, एग्जांपल 911 में US नेवी ने भी जो है SMS करके ये इंफॉर्मेशंस पहुँचाई थी। The key attribute of instant messaging या IM is that it provides presence, which means that a person on your buddy list can see when you are using a computer phone and therefore knows you are present and available to receive an instant messaging. New technology will allow messaging to become even more personal. Photo messaging, video frames, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और अब लोग कर रहे हैं इसके ज़रिए। अगर हम कीबलर को एज एन इंस्टेंट मैसेजिंग की एग्जांपल के तौर पर देखें तो ये है कि सितंबर 2002 में दिस कुकी एंड क्रैकर कंपनी लॉन्च रेसिपी बडी ऑन इट्स वेबसाइट। कुकी और क्रैकर प्रोवाइड करते थे। शी इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर बॉट दैट कन्वर्सेस विद पीपल हु आई एम हर। सो जो इंस्टेंट मैसेजिंग उसको करते थे वो उसके साथ जवाब देती थी। शी ओनली टॉक्स अबाउट रेसिपीज यूजिंग हर डाटाबेस, और वो अपनी रेसिपीज़ के बारे में बताती थी डाटाबेस में से। वेरी सक्सेसफुल। 3 लेसन्स लर्न। यूजर्स रियली लाइक्स टू कन्वर्स विद बॉट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि वो रोबोट्स के साथ जो है बात करने में खुशी महसूस करते थे। ये हमारा कंप्यूटर बॉट था। स्क्रिप्टिंग इज जस्ट लाइक राइटिंग अ नॉवल, needs to be done by just a couple of people working closely together. स्क्रिप्ट जो था वो नॉवल की तरह था और वो उसको कुछ लोगों ने करना था। अदर बिसाइड्स द ओरिजिनल स्क्रिप्टर शुड बी एबल टू ऐड देयर ओन कंटेंट इन एग्जाम्पल आंसर टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो अदर थे वो अपनी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो कंटेंट ऐड कर सकते थे, लेकिन जो मेजर स्क्रिप्टिंग थी वो कुछ लोगों ने ही करनी थी। कमिंग इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आने वाला है वो वायरलेस कम्युनिकेशन नॉट जस्ट फॉर पीपल, अ मशीन टू मशीन इंटरनेट इज कमिंग लाइकली टू यूज वाईफाई एज वन वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अब आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है। लाइक द बार कोड इन्वॉल्व सम स्मॉल टैग्स अफिक्स्ड टू ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। हम इसको आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Communication system, a mix of wired and wireless, one of the many challenges for CIOs.
The role of IS department is सूरत में क्या है? This long discussion of telecommunication gives just a glimpse into its complexity as well as its increasing importance. What is the IS department's role? IS has three roles: create the telecom architecture, run it, and stay close to the forefront of the field. Sound familiar? Yes. जिस तरह उसको कंप्यूटर्स में करना है उसी तरह उसको टेलीकॉम में भी करना है. The key challenge in network design is connectivity. Connectivity means allowing user to communicate up, down, across, and out of an organization. The goal is not a single coherent network, but rather finding a means to interface many dissimilar networks so that user think they have one network, like we do with telephone, internet, etc. A truly interoperable network would allow PCs, laptops, and handheld devices to interoperate with servers running Linux, Windows, and mainframes running MVS and communicating over IP networks. This interoperability is the goal of architecture and is the main job of the IS department. The second job of IS department is to operate the network. Many companies are outsourcing part of this work. The third job of IS is to stay current with the technology. So, हमने OSI रेफरेंस मॉडल आज पढ़ा, द वायरलेस सेंचुरी को पूरे डिटेल में देखा, द एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखा और फिर रोल ऑफ IS डिपार्टमेंट जो होना चाहिए इसके बारे में भी आज देखा. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.